नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और इतना ज्यादा डर लगने लग गया है शिव जी कि अब ये ले वो ले, ये ले वो ले, सबको उतार दिया है। और एक बड़े फिल्मी कलाकार भी वहां पहुंच गए थे राम मंदिर फिल्म की शूटिंग करने के बहाने। उनकी पत्नी सांसद रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया था। उनको पता ही नहीं है त्रेता युग और द्वापर युग का फर्क। तो बाकी हम लोग क्या कहे, लेकिन जो बड़ी गंभीर खबर हम लेकर आए हैं, जिस व्यक्ति को जांच का जिम्मा दिया गया उस पर किस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, नेताओं के खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब बात कार्रवाई की होनी चाहिए तब ये आपस में लड़े भिड़े हैं। और अब तक शिव जी हम बात करते थे दिल्ली बनाम योगी की, योगी बनाम गुजराती लॉबी की। अब इसमें मराठी लॉबी भी घुस गई है। ऐसा लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अब किसी का भरोसा नहीं रहा है। और कोई ये सोच नहीं सकता था कि ये लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाम विश्व हिंदू परिषद हो जाएगी। ये लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तोड़ती हुई नजर आएगी। बीजेपी में तो घमासान मचा ही हुआ है, लेकिन अब ये एक बड़ी स्टोरी लेकर हम आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे, एक एक करके तथ्यों को सामने रखेंगे। जितनी जल्दी और जितने संक्षेप में आपको सारी बात बता पाए जरूर बताएंगे। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। शुरुआत हमेशा की तरह शिव जी करेंगे। जी शिव जी। संतोष जी, आज मैंने इस घटनाक्रम के जो विसिल ब्लोअर हैं, एक तरीके के, जिन्होंने पीएमओ का पहला पत्र लिखा, डॉक्टर रजनीश सिंह, उन्हें अपने यहां बुलाया था, आमंत्रित किया था। उन्होंने कई चीजें खोली। उन्होंने कहा चंपत सिंह जब मौन है तो फिर गोविंद देव गिरी से मिलकर उन्होंने बातचीत क्या की होगी। कोई आदमी जब मौन व्रत है, जब आप मौन व्रत धारण कर लें और अपने प्रोग्राम में बुला लें तो क्या उसका मतलब है। और वो अगर इतने पर भी अपने 45 वर्ष की संघ की आयु बताकर झूठ बोल रहे हैं, लगातार लोगों से मिलकर गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। अरे तुम्हारा दोष नहीं है तो किसने तुमसे ये घटनाक्रम करवाया उसको बताओ। और एसआईटी के जो लेटर के बाद आपने लेटर लिखा कि एसआईटी को हमने क्या क्या जवाब दिया, उसमें आप कह रहे हो कि 2020 फरवरी से लेकर 2026 जून तक, जिस दिन तक वो पद पर रहे, उस दिन तक बिना उनके हस्ताक्षर के कोई लेटर नहीं गया। 20 फरवरी 2025 को एक लेटर जाता, 25 फरवरी 2025 को, जिस पर वो हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस दिन मैं अयोध्या में नहीं था तो मेरा इंतजार कर लेते। मतलब इस पूरे 5 वर्ष में एक ही लेटर में भूल हो गई बस। और जब उस लेटर पर भूल हो गई तो अगले लेटर पर आपने कैसे हस्ताक्षर कर दिए बिना ये नोट डाले कि एक पेपर पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, उस पेपर को मैं प्रमाणित नहीं करता। आपने लिखा भी नहीं, अब गर्दन यहां तक दब गई है तो आप उस पेपर की दुहाई दे रहे हो। क्या इस देश के सभी राम भक्तों को मूर्ख समझते हो? आप ये समझिए, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे गए हुए हैं। आमतौर पर एक प्रोटोकॉल होता है, जब प्रधानमंत्री विदेश में होते हैं तो जो कैबिनेट में नंबर 2 होते हैं, अगर कोई बड़ी इमरजेंसी की स्थिति आ गई तो कैबिनेट की बैठक की वो अध्यक्षता कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह की स्थिति आ गई, राजनाथ सिंह कुछ फैसला वैसला कर ले, मोदी जी 2 साल बाद कहे कि अरे मुझे तो पता ही नहीं लगा। सिस्टम होता है ना। चंपत राय राष्ट्रीय महासचिव थे, अगर उनको पता नहीं लगा तो उन्होंने जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रखी थी उन्होंने क्यों नहीं बताया। और सीधे सीधे शिव जी 2-3 सवाल उठ रहे। अब तो ये हो गया कि भैया पुलिस के मतलब जो इन्होंने नया वाला जो महासचिव बनाया है संघ के बैकग्राउंड से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, दर्शक समझ रहे होंगे। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी चंपत राय को हटाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी दी। लेकिन वो कृष्ण मोहन जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर, अब एसआईटी के उसमें आंकड़ा कुछ और है, यूपी पुलिस का आंकड़ा कुछ और है। मतलब जो पैसा बरामद, चढ़ावा चोरी तो अब ठीक है, जो पैसा बरामद हुआ उसमें भी चोरी। और ये खबर एक बार फिर से दैनिक जागरण ने फोड़ी है। और इस खबर में देखिए, बरामद रकम से भी 1,33,507 रुपए गायब है। और ये अपने आप में कितना बड़ा ये गड़बड़ झाला है, ये समझिए। इसमें ये कहा जा रहा है, क्योंकि गड़बड़ झाला तो चंपत राय कर चुके थे, एसआईटी ने आरोपितों से 81,19,000 रुपए बरामद किए। जबकि यूपी पुलिस जो दिखा रही है वो दिखा रही है 79,85,492 रुपए। तो ये जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है
1,33,507 कहां गए? एसआईटी पे भी सवाल, यूपी पुलिस पे भी सवाल, दोनों में से कोई एक तो गड़बड़ होगा शिव जी। और ये गड़बड़ है तो अब इस गड़बड़ का भी जरा बता देता हूं। ये कांग्रेस पार्टी लेकर आ गई है। कांग्रेस पार्टी के सुनील राजपूत ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था शिव जी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने आंकड़ा दे दिया, आंकड़ा नहीं, जो एसआईटी के चीफ है, कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी का गठन किया गया और इस एसआईटी के हेड विजय विश्वास पंत है। और ये विजय विश्वास पंत, गजब नाम है शिव जी, विजय भी है, विश्वास भी है, पंत भी है, हो सकता है इसलिए योगी जी ने चुन लिया हो। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये मध्यांचल वितरण निगम के एमडी हुआ करते थे। और मजेदार बात यह है कि इन्हीं विजय विश्वास पंत पर धारा 420 और 465 में एफआईआर दर्ज हो रखी है। और ये आरोपी है, यानी जिस व्यक्ति पर लूट और गबन का आरोप है, उसे ही बीजेपी सरकार ने चढ़ावा चोरी की जांच करने वाली एसआईटी का एक तरह से हेड बना दिया, मुखिया बना दिया। अब बाकी लोग सोचते रहे, मतलब एक कायदे का ईमानदार आदमी नहीं मिला शिव जी। इतने सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी है, क्या यूपी में ईमानदार नहीं है क्या? भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच करने वाला अधिकारी खुद आरोपित है। अब वो क्या जांच करेगा, कैसे जांच करेगा, किस तरह से जांच करेगा, इसका अंदाजा हम और आप सभी लगा सकते हैं। लेकिन जब ये पूरा मामला आया, चढ़ावा चोरी, फिर कह रहे हस्ताक्षर नहीं, उसके बाद युवा कि आपको सफाई देनी थी, अनुपम खेर जाके वहां ऊट पटांग बोलते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जब आपको इस पर तेजी से कार्रवाई करनी थी, तो आप उत्तर प्रदेश में इस मसले को राजनीतिक तौर पर शिव जी सबसे पहले उठाने वाले अखिलेश यादव को बदनाम करने में जुट जाते हैं। इतने कॉल, इतने कॉल, इतने कॉल, उन्होंने कहा कर लो सीडीआर की जांच। और सीडीआर की जांच में पता लगा कि बीजेपी के कौन कौन से नेता उनको फोन करते थे, तब क्या होगा? ये अखिलेश यादव ने बड़ा गजब कह दिया, और ये दर्शकों के सामने ही रख देते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, और इस लंबे चौड़े पोस्ट में शिव जी विश्व भर के आहत हुए सनातनियों एवं सच्चे मीडिया के संज्ञानार्थ, गनीमत है सच्चे मीडिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को अगर ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर भी वही नोएडा के मकर जाल में फंस जाएंगे, एंकर एंकरानियों, संपादकों और लखनऊ के कुछ दलाल टाइप के पत्रकारों के जाल में फंस जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अलग ही दुनिया में चला जाता है आदमी। ये लिख रहे हैं कि एक ऐसी पाबंदी है कि आरोपियों का स्वागत पुलिस दरवाजा खोल के कर रही है। ड्राइवर फंसता तो मालिक भी फंसता, जिसका नाम अंतरिम रिपोर्ट में नहीं उसका अंतिम में कैसे होगा, जिसके ऊपर फोड़ा ठीक रहा वो तो रिपोर्ट के हिसाब से काफी ठीक रहा। अगर सीडीआर निकाली जाए तो पता चलेगा सबसे ज्यादा फोन भाजपा के ही लोगों के आए हैं, जो भाजपा छोड़कर इधर आना चाहते हैं। जनता ने भाजपाइयों की नाकाबंदी कर दी है। जो लोग दूर से बैठकर आरोप लगा रहे, लगता है उनका भी इसी महाकांड में हिस्सेदारी है। उनकी आमदनी की नहर बंद हो गई है, इसलिए छटपटा रहे हैं। सिर्फ खांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए, पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए। सजा सिर्फ घोड़े या लगाम को नहीं, बल्कि उस घोड़े को चलाने वाले व्यक्ति जो लगाम थाम के चलाता है, उस कोचवान को भी मिलना चाहिए। और जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं जिसको दी गई, बल्कि जिम्मेदारी जिसने जिम्मेदारी दी उसकी भी तय होनी चाहिए। केवल इस्तीफे की लीपापोती से काम नहीं चलेगा। जो लोग हटे हैं उनके हस्ताक्षर से हुए सभी भूसौदों और अन्य कार्यों के लिए न्यायिक जांच बिठाई जाए। इस्तीफा बच निकलने का रास्ता नहीं बनना चाहिए। दोषियों के भविष्य की गतिविधियों और आवागमन पर निगाह रखी जाए। इनके विदेश गमन पर पाबंदी लगा दी जाए। ये एक सबसे बड़ा, और आगे वो कई सारी चीजें वो करते हुए नजर आए हैं कि भाजपा में भगदड़ है, जो भाजपा का साथी है वो राम घाती है। ये तमाम चीजें कहते हुए एक बात बड़ी दिलचस्प जी, जो चंपत राय ने वो जो दिया ना कि भैया सितंबर 2024 में हुआ, लेकिन फरवरी में जो हुआ उसमें मेरे हस्ताक्षर नहीं थे। मंदिर के परिसर से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर जाकर जो कई कई गुना कीमत पर जमीन खरीदी, उसपे तो चंपत राय के हस्ताक्षर है शिव जी, उसपे तो चंपत राय के हस्ताक्षर है ना। जरा चंपत जी बता दे कि मंदिर का प्रांगण बड़ा करना है तो अगल बगल की जमीन लोगे कि उससे कई किलोमीटर जाके दूर वाली जमीन लोगे? इसका जवाब, इसका हिसाब तो चंपत राय साहब को देना चाहिए। लेकिन खैर, अब इसमें जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शिव जी, एक तरफ योगी की लॉबी है, एक तरफ दिल्ली दरबार की लॉबी है, एक तरफ विश्व हिंदू परिषद है, एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दो धाराओं में बंट गई है, एक तो मराठी लॉबी शिव जी और एक नॉन मराठी लॉबी। अभी तो सुनने में यहां तक आ रहा है कि वो देवेंद्र फडणवीस को भूल जाइए, बड़े गजब टाइप का विधानसभा में भाषण दे रहे थे। ऐसा लगता है कि भाजपाइयों में होड़ मची है, जो जितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेगा वो उतना बड़ा नेता बन सकता है। कह नहीं सकते कि किस तरह की होड़ मची हुई, लेकिन मोहन भागवत मराठी नेताओं की ड्यूटी लगा दी है। स्वामी गोविंद देव गिरी कोषाध्यक्ष शिव जी महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, और मेरे पास खबर यह है कि महाराष्ट्र की धरती से आने वाले
एक दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी मोहन भागवत ने लगा दिया है कि रायता साफ करो। क्या उनको योगी और मोदी पर भरोसा नहीं है? समझ लीजिए कि लड़ाई किस तरफ जा रही है। और ये सब एक दूसरे की पोल, अभी तो अनिल मिश्रा का बोलना बाकी है, वो भी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। क्या क्या चीजें निकल कर आएगी और किस तरह से दुष्प्रचार के जरिए भ्रमित किया जा रहा है इस देश के करोड़ों हिंदू और सनातनियों को, उसकी एक बानगी है जी। अब देखना यह है कि पैसे कृष्ण मोहन जी जो नए कार्यवाहक महासचिव बने उनका वक्सा खा गया, जो आपने अभी दैनिक जागरण की खबर दिखाई, या फिर पुलिस कम बता रही है, अभी ये सवाल बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक और संतोष जी सवाल है कि आज जो महाराष्ट्र की विधानसभा में देखने को मिला, जो वहां हुआ है, वो वाकई शर्मनाक। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी का बुरा वक्त साथ कब छोड़ेगा। कैसे बचेगा कुर्सी, कैसे बचेगा समाज, कैसे बचेगा पूरा स्ट्रक्चर सियासत का। बड़े गंदे मोड़ पर चली गई। बरसों से ये शब्द सदन वदन में स्वीकार्य नहीं थे, लेकिन चूंकि हम राम मंदिर मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो हम मुद्दे पर बने रहे। राम मंदिर का प्रकरण अब दिनों दिन उलझता चला जा रहा है। अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो, ये बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है अखिलेश यादव पर और कांग्रेस पर हमला बोलकर, कि जब वो मंदिर के मुहूर्त में नहीं जाते, राम मंदिर नहीं जाते, तो उन्हें सवाल करने का अधिकार नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता संतोष जी कि कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग टैक्स ना भरते हों। उस टैक्स का पैसा भी प्रचार प्रसार में तो लगता ही है, और इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस देश में प्रत्येक मामले पर सवाल करने का नैतिक अधिकार मिला हुआ। ये किसी की बपौती नहीं है। आज किसी भाजपाई से पूछो तो ऑफ द रिकॉर्ड पूछो तो कहता है बुरा हो रहा है, इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। ऑन द रिकॉर्ड पूछो तो कहता है मोदी जी की छवि के सामने सब कुछ धूमिल है। 1 मिनट में ही 2 भाषण उसके निकल के आ जाते हैं। आज चर्चा इस बात की क्यों नहीं हो रही कि चंपत राय, अनिल मिश्रा या गोपाल राव ये बयान किस हैसियत से देने आ जाते हैं? इनकी पाती, इनकी चिट्ठी, इनके बयान आ कैसे रहे मीडिया में? इनसे सवाल क्यों नहीं होता? गोविंद देवगिरी जी से कल एक पत्रकार ने पूछ लिया कि इस्तीफा क्यों नहीं देते। उसे लोग ज्ञान देने लगे कि तुम्हारी जितनी आयु है उतनी तो गोविंद देवगिरी की राम मंदिर के आंदोलन में योगदान है। भाई इसका मतलब फिर तो चंपत राय से भी सवाल नहीं पूछना चाहिए, फिर तो अनिल मिश्रा से भी नहीं पूछना चाहिए, फिर तो गोपाल राव से भी नहीं पूछना चाहिए। छोड़ दो सबको, फिर किसी को सौंप दो नया ट्रस्ट जो आरएसएस और बीजेपी की पृष्ठभूमि का हो। अरे 3 परिवार बन गए, 3 के चक्कर में 300 और बन गए, अब अगले आदमी को दे दो 3000 बन जाए। क्या जरूरत है इस देश के नागरिक के मान सम्मान की? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं। सवाल ये है कि एसआईटी की जांच जिन्हें आरोपी मान के चला जा रहा है उनके पास कैसे पहुंची। सवाल यह इन पर कार्रवाई कब होगी। 15 दिन का मौका लिया था योगी आदित्यनाथ ने, तो मैं संतोष जी आपसे पूछना चाहता हूं कि वो 15 दिन हुए कि नहीं हुए? माइक खोल लीजिए। शिव जी, वो 15 दिन तो एक्सटेंड हो गया, वो 15 दिन का और टाइम दे दिया 15 जुलाई तक। लेकिन हमने सवाल उठाया था, यही चीफ साहब थे ना जिन पे आरोप है, एफआईआर है, ये दे के आए थे योगी जी के अधिकारी को, और क्या कह के आए थे बाहर? गोपनीय रिपोर्ट है। इस गोपनीय रिपोर्ट को ट्रस्ट के पास क्यों भेजा इन्होंने, जिस ट्रस्ट पर आरोप लग रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, वो गोपनीय रिपोर्ट सब जगह आ गई है। एसआईटी ने पब्लिक नहीं की ऑफिशियली। अगर आप ऑफिशियली पब्लिक करते तो मान लिया जाता। आपने आधिकारिक तौर पर पब्लिश नहीं की, तो फिर गैर आधिकारिक तौर पर जो सब जगह पहुंच गया उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनके खिलाफ तो 420 और 465 की एफआईआर दर्ज है। एक और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। सिर्फ गोपनीय जांच, गोपनीय दस्तावेज कह के आप उसको लीक होने देते हो, करवा देते हो, और ट्रस्ट तो खुद ही कह रहा है कि हमने जो फैसला किया वो उसकी रिपोर्ट के आधार पर किया। ये पूरी तरह से ये एसआईटी की जांच पर, एसआईटी की प्रक्रिया पर ये एक बड़ा सवाल निकालता है।
और एक बात और देखिए, ये खबर आ रही है कि भैया जो पैसे ये लेते थे अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में डालते थे और शेयर बाजार में भी लगाते थे। मतलब पूरा जबरदस्त धंधा इन्होंने बना लिया कि शेयर बाजार में भी पैसा लगाना, जितना लूट सकते थे वो लूटो, जो पैसा बरामद हुआ उसमें भी कमी हो गई। और इससे एक चीज आप देखिए, जरा ध्यान से मैं दर्शकों से कहूंगा, इससे पहले मैंने एक स्टोरी करी शिवजी भूपेंद्र यादव वाली, मोदी की चल नहीं रही है क्या, या वो चलाने की स्थिति में है नहीं क्या? हमने एक स्टोरी करी थी शिवजी, याद है, खेजड़ी वाला आप ढूंढ के लाए थे, खेजड़ी और पीपल वाला, आपने कहा था ये जबरदस्त है। क्या मोदी हमने उस दिन कहा था खेजड़ी नहीं पहचानते, पीपल तो पहचानते होंगे। अब उसमें एक नई चीज निकल के सामने आ रही है शिवजी, उसका विस्तार से मैंने किया, संक्षेप में सिर्फ इतना बताता हूं, दर्शक चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से खबर भेजा जाता है राजस्थान, और राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मानने के बजाय भूपेंद्र यादव से पूछते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि जिनको हटाने को बोला गया था वो भूपेंद्र यादव के करीबी थे। और भूपेंद्र यादव राजस्थान के मुख्यमंत्री को इतना डरा के रखे थे कि मैं अमित भाई का आदमी हूं, पंगे मत लेना मुझसे। अब भूपेंद्र यादव ने कहा नहीं नहीं, बने रहे तो बने रहे तो मैं बात कर लूंगा। अब पता नहीं भूपेंद्र यादव ने बात की या नहीं की, वो अधिकारी बने रहे। और लगभग लगभग 2.5 महीने बाद पहले तो आग लग गई, और फिर 2.5 महीने बाद जब मोदी जी गए तो वो पीपल और उसका खेजड़ी के पौधे में गड़बड़ हो गई। जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय से बार बार चिट्ठी लिखकर कहा जा रहा था, और जब पूछा गया कि भैया ये गड़बड़ क्यों हुई, तो उसमें कई सारे नाम आए। अब भूपेंद्र यादव से नाराज भूपेंद्र यादव ने ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन मोदी के आने के बाद उन पर भी कार्रवाई होगी। और अमित शाह के आदमी भूपेंद्र यादव वह कहां पहुंच गए पता है, जिनसे अब तक कभी मिलते नहीं थे, मोदी के आदमी सीआर पाटिल के पास पहुंच गए कि बचा लीजिए। अब सीआर पाटिल और अमित शाह, ये देखिए सरकार के अंदर मोदी वर्सेस शाह की लड़ाई चल रही है। और मोदी का जो क्या बोलते हैं उसको, मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनकी हैसियत इतनी रह गई है कि एक मुख्यमंत्री के यहाँ मैसेज पहुंचाते हैं, मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री से पूछता है, केंद्रीय मंत्री कहते हैं नहीं नहीं रहने दो मैं बात कर दूंगा। अब अगर इसमें भी भूपेंद्र यादव ना हटे और राजस्थान के मुख्यमंत्री ना हटे, तो समझ लीजिएगा कि मोदी जी की कुछ चलती नहीं है। इसलिए मोदी जी बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं इस मामले में। अब वो बोल नहीं पा रहे तो ठीकरा, जो नहीं बोलेगा शिव जी ठीकरा उसके सर पे फूटेगा। मैं फिर बता रहा हूं, अनिल मिश्रा नहीं बोल रहे ना, ठीकरा फूट गया ना। जिस दिन अनिल मिश्रा बोलेंगे फिर ठीकरा किसी और पर फूट जाएगा। अब तमाम लोग जो कह रहे हैं, भाई कांग्रेस पार्टी एक बात तो बिल्कुल सही कह रही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्रेडिट लिया मोदी ने, फैसला सुप्रीम कोर्ट का, क्रेडिट लिया मोदी ने, ट्रस्ट बनाया मोदी ने, अपने करीबी नृपेंद्र मिश्रा को निर्माण अभियान समिति का मुखिया बनाया मोदी ने, और मोदी चुप है। क्या मोदी को यह पहले पता नहीं था? और जिस तरह से लठमार चल रही है, शब्द तो कुछ और होना चाहिए लेकिन वो असंसदीय है इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, जिस तरह से लठमार चल रही है, इस लठमार में ये सब एक दूसरे का सर फोड़ने को आतुर है। और ये लड़ाई अब सिर्फ दिल्ली बनाम योगी वाली लड़ाई नहीं रह गई है, ये राम मंदिर तक सीमित नहीं रह गई है। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे के पूरे संघ परिवार के अस्तित्व पर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आज से पहले आरएसएस कभी टूटा नहीं है शिव जी, कभी बिखरा नहीं है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि हर जगह ये मराठी लॉबी क्यों? और जब आप कार्रवाई कर रहे हो चंपत राय के खिलाफ, तो वो कर्नाटक वाली लॉबी को क्यों छोड़ दिया आपने, दत्तात्रेय होसबोले और गोपाल राव को? ये सब पूछा जा रहा है कि संघ का मालिक कौन होना चाहिए। ताकत मिलती है आपको उत्तर प्रदेश से, सत्ता में बैठते हो आप यूपी बिहार के बल पर, और बाकी आप अपनी हुक्म चलाते हुए नजर आओगे जब सब जिम्मेदार है, क्योंकि ये तो सर्कल है शिव जी, कौन ज्यादा कौन कम नहीं कह सकते, लेकिन जिम्मेदार कहीं ना कहीं सब है। और ये इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। अखिलेश यादव के खिलाफ अभियान चलाकर मामला कोर्ट में जाएगा, उठेगा, बहुत सारी चीजें उठेगी। अब अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हमारे एफआईआर दर्ज तो नहीं हो रहे, लेकिन विपक्ष पे एफआईआर दर्ज करवाए जा रहे हैं। अब मोदी जी के वापस आने के बाद तो एक बड़ा भौकाल शुरू होगा, और तब तक 15 जुलाई को एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। 16-17 तक मुझे लगता है कि इसी तरह से ये लोग लीक कर देंगे, और फिर पता लगेगा कि उसमें चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। तो क्या अनिल मिश्रा बर्दाश्त करेंगे इसको? गोपाल राव बर्दाश्त करेंगे इसको? और कृष्ण मोहन को क्या ट्रस्ट के बाकी सदस्य बर्दाश्त करेंगे? ये जो गोविंद देव गिरी के साथ हुआ, देखिए एक बात तो मैं रिपोर्टरों पे कभी कुछ कहता नहीं, लेकिन ये जानता हूं कि ऊपर से जितनी ढील मिलती है उतना ही होता है। चैनल रिपोर्टर के साथ खड़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा दिल्ली की मीडिया एग्रेसिवली अयोध्या कवर कर रही है, क्या बदल गई है दिल्ली की मीडिया शिव जी? क्या नोएडा का लश्कर बदल गया है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है। और तीसरी बात, आपने उम्र की बात कही, मुझे नहीं पता कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या नहीं है,
कल को वो कहेगा, जब हमारी पुलिस कोई पकड़ने जाएगी तो कहेगी अरे तुम तो 25 साल 30 साल के हो, तुमसे कई गुना ज्यादा तो मेरी उम्र है। कल को हर अपराधी, वो जो विजय माल्या भागे हुए हैं, वो मेहुल चौकसी भागे हुए हैं, नीरव मोदी भागे हुए हैं, अखिलेश ने यहाँ लिख दिया कि इनके विदेश जाने पर रोक लगा दी जाए। मतलब ऐसा लगता है कि क्या इनमें से भी किसी की भागने की संभावना है? अगर उम्र का तकाजा देकर सबको हम माफ करते हुए नजर आए, उम्र का तकाजा देकर ये कहा जाए कि नहीं आप इनकी आलोचना नहीं कर सकते, तो जो एक उंगली उठा रहे हैं ना विपक्ष पर, पूरा का पूरा संघ परिवार, इनकी 3 उंगलियां इनकी अपने तरफ होगी। क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के बारे में क्या क्या नहीं कहा, निशिकांत दुबे ने क्या क्या नहीं कहा। तो ये तमाम चीजें बताती है कि एक ऊहापोह की स्थिति है, घबराहट की स्थिति है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत गहरे हैं और ये सवाल रुकने वाले नहीं है। चलिए फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों से भी ये जानना चाहेंगे क्या अखिलेश के सवाल में अब उलझ जाएगी योगी आदित्यनाथ सरकार? हाँ और ना में हमें बताइए, चूंकि चुनाव सर पर सवार है और ऐसे में राम मंदिर की बहार है। राम मंदिर से आए है तो क्या राम मंदिर ले जाएगा? हमें जरूर बताइए, हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से भी अपील, आग्रह, बने रहिए और बाकी आप जो करना चाहे लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक बढ़ाइए ना बढ़ाइए वो आपकी मर्जी है। हम तो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। नमस्कार।